पिछले हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स की तरफ से दाखिल की गई एक पिटीशन जो उन्होंने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी हिफाजती लिबास के हवाले से दायर की थी, ये कहकर रिजेक्ट कर दी कि ये पिटीशन गैर अखलाकी और रियासत को बदनाम करने की नीयत से दायर की गई। इस पर तुरा ये कि इन डॉक्टर्स पर जुर्माना भी आयद कर दिया गया। जैसे ही ये फैसला अवाम तक पहुंचा, हमारी जज्बाती अवाम ने और हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स ने डॉक्टर्स की तरफ अपनी तोपों का रुख कर दिया। अब कोई उन्हें भुसड़ी का ताना दे रहा था और कोई उन्हें अखलाकी गिरावट का शिकार करार दे रहा था। इस सारे मामले में कहीं भी रैशनल होकर इस मामले को नहीं देखा गया, बल्कि बिल्कुल जज्बात से काम लिया गया। आज की हमारी हेल्थ टॉक की वीडियो भी इसी मामले पर एक पैनल डिस्कशन है। इसके पहले हिस्से में हम जानेंगे कि क्या डॉक्टर्स को अखलाकी तौर पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बगैर वाकई मरीज देखने चाहिए। दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि रियासत का इसमें क्या रोल है, वो सप्लाई और डिमांड के असूलों को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की सप्लाई यकीनी बना सकती है। और तीसरे और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कि इस वक्त अस्पतालों के अंदर क्या हालात जा रहे हैं, क्या डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। इसी हवाले से अब हम चलते हैं अपने पहले पैनलिस्ट की जानिब। जी डॉक्टर अहमद फराज, आपका क्या ख्याल है कि क्या डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बगैर इखलाकी सतह पर मरीजों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? इस बारे में मेडिकल एथिक्स क्या कहते हैं? जी तो मोहसिन, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया आपने आज के हालात के मुताबिक कि क्या डॉक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो हिफाजती सामान के बगैर मरीजों को देखें या ना देखें। इसके लिए हमें तारीख का पस मंजर देखना पड़ेगा। तारीख में इसकी मिसाल सबसे पहले तब मिलती है जब बेसिक लाइफ सपोर्ट सामने आई, और बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक एसेंशियल कंपोनेंट था कि आप किसी की जिंदगी बचाने के अमल को उस वक्त रोक सकते हैं अगर उस जगह का एक्सपोजर आपके लिए नामुनासिब हो या आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता हो। मतलब डॉक्टर की जिंदगी को बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हुए प्रायोरिटाइज किया गया। दूसरी सतह पर यह मसला तब सामने आया जब 2014 में अबोला वायरस सामने आया, और उसमें 2015 में जो WHO ने गाइडलाइन डिक्लेयर की, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि वो तमाम डॉक्टर्स और वो तमाम मेडिकल का अमला जो कि उन अस्पतालों में तैनात है, और अगर उनके सामने अबोला वायरस का एक पेशेंट आता है और उन्होंने उस वक्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी हिफाजती सामान नहीं पहना हुआ, तो वो उसको फौरी तौर पर ना देखें, उसमें डिले कर सकते हैं जब तक कि उनका सामान पूरा ना हो जाए और उसके बाद उसको देखें। तो मेडिकल एथिक्स की इस बारे में क्लियर गाइडलाइन है कि अगर आपके पास हिफाजती सामान नहीं है तो आप इलाज करने को रिफ्यूज कर सकते हैं। मेडिकल एथिक्स के बाद आते हैं हम दूसरी इखलाकियात के पैमानों की तरफ। उसमें मैं यूटिलिटेरियन के बारे में बात करूंगा कि जो अफादियत को देखता है, इसको समझने की जरूरत है कि एक डॉक्टर, जैसे कि मैं अगर इमरजेंसी में काम कर रहा हूं और मैं एक मरीज को देखता हूं जो कि कोरोना का मुश्तबा मरीज है और वो उसमें कोरोना वायरस है, और अगर मुझे उससे कोरोना वायरस लग जाता है, मे बी मुझे कोई सिम्टम्स ना आए लेकिन मैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन सकता हूं, और उस दिन इमरजेंसी में देखने वाले मैं 200-300 और मरीजों को वायरस ट्रांसफर कर दूंगा। तो अगर कोई आदमी ये समझे कि किसी भी डॉक्टर की जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों की जिंदगी बचाए, तो मैं समझता हूँ कि वो मकसद भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि शायद उसने फौरी अमल से उस एक शख्स की तो जिंदगी बचा ली, लेकिन उसने 200 और लोगों को वही वायरस लगा दिया और उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। इखलाकियात का जो एक और असूल दुनिया में राइज है वो है ड्यूटी बेस्ड मोरालिटी, जो कि हमें इस बात की तलकीन करता है कि अगर आप कोई एक नौकरी करने लगे हैं तो उसके कुछ SOPs बनाए गए हैं, उन SOPs पर अमल करते हुए आप वो नौकरी करेंगे और उसके बदले में आपको उस नौकरी करने की उजरत या पे मिलेगी। अब इस प्रिंसिपल को अगर मैं अपनी फील्ड पर अप्लाई करूं तो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये क्लियर SOPs बनाए हैं कि अगर डॉक्टर इस हालात में किसी वार्ड में काम कर रहे हैं तो सर्जिकल मास्क पहने, अगर वो OPD में काम कर रहे हैं तो लेवल 2 प्रोटेक्शन यूज करे, और अगर वो इमरजेंसी या कोरोना वार्ड के अंदर काम कर रहा है तो लेवल 3 प्रोटेक्शन यूज करे, जिसके अंदर उसकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में उसकी किट आती है, उसका N95 मास्क आता है, उसके गॉगल्स आते हैं, उसकी फेस शील्ड आती है। जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि ये चीजें तुम्हें मुयस्सर होंगी तो तुम जॉब करो और फिर उसके बदले में तुम्हें पे मिलेगी, और अगर ये चीजें मुयस्सर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये भी साथ लिबर्टी देता है कि मैं वो जॉब ना करूं, मेरा कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बनती उस जॉब को करने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद फराज, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि डॉक्टर्स को किस तरीके से मेडिकल एथिक्स के हिसाब से, यूटिलिटेरियन एथिक्स के हिसाब से और ड्यूटी बेस्ड मोरालिटीज के हिसाब से बगैर हिफाजती लिबास के ड्यूटियां अंजाम नहीं देनी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ। हमारा अगला हिस्सा ये है हुकूमत पाकिस्तान या कोई भी गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी सप्लाई
यकीनी बना सकती है। तो इसके लिए हमें सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए हम चलेंगे अपने अगले पैनलिस्ट की जानिब, जो हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर असदुल्ला फारूक साहब। जी असदुल्ला भाई, हमें समझाइएगा कि किस तरीके से सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की सप्लाई को यकीनी बना सकती है। शुक्रिया मोहसिन। डिमांड और सप्लाई या तलब और रसद को समझना इस तमाम मसले को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें एक ही बुनियादी बात है जो समझनी चाहिए, वो ये है कि जब भी किसी मार्केट के अंदर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है जबकि सप्लाई उसकी उतनी ही हो, तो उसका रेट बढ़ जाता है, और जब रेट बढ़ता है तो वो तमाम लोगों को इक्वली अवेलेबल नहीं हो सकती होती। इसी तरह जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है और उसकी डिमांड उतनी ही रहती है तो उसका रेट कम हो जाता है और वो ज़्यादा आम हो जाती है, जिस तरह कि हमने देखा अभी रिसेंट ऑयल प्राइसेस के साथ दुनिया भर में क्या हुआ। इस क्राइसिस के अंदर जहाँ तमाम मेडिकल से मुतल्लिक लोगों को हिफाजती सामान की ज़रूरत है और वो ये चाहते हैं कि वो ये सामान हासिल करके ही अपने पेशेंट्स की खिदमत कर सकें, मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने 1-to-1 पेशेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करना होता, वो भी, जिस तरह हमारे बहुत सारे सियासतदान, जिस तरह हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और इस तरह के और लोग, वो भी ये मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी हिफाजती सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नुकसान ये होता है कि डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पीछे से सप्लाई वही है जो या पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं मास्क और पीपीज़, या हमने बाहर के मुल्क से इंपोर्ट किए हैं, लेकिन हमारे पास डिमांड बढ़ गई। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम इन दो मुद्दों के ऊपर काम करें। नंबर 1, अपनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करें। सप्लाई को बढ़ाने का तरीका यही है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो फैक्ट्रीज़ हैं जो कि पीपीज़ और मास्क बनाती हैं, इनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप ये मास्क ज़्यादा बनाएं। या दूसरा तरीका ये है कि हमारे वो मुल्क जो कि हमारे साथ अच्छे फॉरेन रिलेशंस रखते हैं, हम उनसे ये सामान इंपोर्ट कराएं ताकि हमारे पास जो सप्लाई है वो बढ़ जाए। लेकिन इस सप्लाई को बढ़ाना क्योंकि फौरी तौर पे मुमकिन नहीं हो सकता, इसलिए फौरी तौर पे डिमांड को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और डिमांड को रेगुलेट हम कैसे कर सकते हैं? एक माशरे के तौर पे भी कर सकते हैं और हुकूमत के लेवल पे भी कर सकते हैं। हुकूमत के लेवल पे हम ये यकीनी बना सकते हैं कवानीन बनाकर कि जो पीपीज़ और ये हिफाजती मास्क हैं, ये पहले उन डॉक्टर्स के हवाले किए जाए और उन्हें अवेलेबल हों, और उसके बाद ही दीगर माशरे के अंदर सेल हो। और दूसरा तरीका माशरती लेवल पे क्या है कि हम तमाम को खुद भी समझना है, अगर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हैं और 1-to-1 इंटरेक्ट नहीं करते किसी पेशेंट के साथ, तो हमें ये लिहाज और ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अभी हमें N95 मास्क या मज़ीद सोफिस्टिकेटेड हिफाजती सामान की ज़रूरत नहीं है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सामान उनके हवाले करें जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और जो ये जंग फ्रंट लाइन पर रहकर कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे काम करके, सप्लाई को बढ़ाकर और डिमांड को रेगुलेट करके, ये मुमकिन हो सकेगा कि हम पीपीईज़ का ये फुकदान और ये क्राइसिस ओवरकम कर सकें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असदुल्ला फारूक। अब हम जाएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त अस्पतालों के अंदर क्या हालात हैं। इसके लिए हम बात करेंगे अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स के एक नुमाइंदा से। तो बढ़ते चलते हैं अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से की जानब। जी जनाब, तो बताइएगा कि इस वक्त अस्पतालों में मौजूदा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के हवाले से क्या हिसाब किताब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान शीर डोगर है। मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड की जा रही है या नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो मैं ये चीज़ बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड इन स्पेसिफिक वार्ड्स, इन पर्टिकुलर वार्ड्स ऑफ आवर हॉस्पिटल। जिस तरह के कोरोना आइसोलेशन वार्ड है, दे आर नॉट गिवन टू ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन आवर इंडोर आउटडोर ओपीडीज। जिसकी वजह से इस वक्त हो क्या रहा है कि हमारे वो डॉक्टर्स जो कि कोरोना के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं वो इन्फेक्ट नहीं हो रहे। इस वक्त जो रेशो है कि जो डॉक्टर कोविड-19 की वजह से जो पॉजिटिव आई जा रहे हैं, वो कोरोना के अंदर तो ड्यूटी करने वालों की रेशो बहुत कम है। ऐसे डॉक्टर जो इमरजेंसी के अंदर ओपीडीज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मोस्टली वो वाले डॉक्टर इन्फेक्ट हो रहे हैं। और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो अलमिया है और जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि माइनर वार्ड्स या ऐसे वार्ड्स के अंदर ड्यूटीज़ कर रहे हैं जहाँ पर पेशेंट एक्सपोजर कम है, या वो वाले वार्ड जहाँ पर इस
कोरोना लॉकडाउन की वजह से पेशेंट फ्लो बड़ा कम था, वहाँ पर इन्फेक्ट होने वाले डॉक्टरों की तादाद ज़्यादा है। इसकी एक वजह ये है, मैं उन वार्ड्स को मेंशन करना चाहूँगा जिनके अंदर रेडियोलॉजी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक्स और यूरोलॉजी, इस तरह के वार्ड्स के डॉक्टर ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हॉस्पिटल के अंदर जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसके चेहरे पर नहीं लिखा होता कि क्या ये कोविड पॉजिटिव है या कोविड पॉजिटिव नहीं है। जब भी वो पेशेंट आता है उसकी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्क्रीनिंग काउंटर होना चाहिए जहाँ से आगे पेशेंट को फिल्टर करके हॉस्पिटल के अंदर भेजा जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत इस तरह की चीज़ों के अंदर नाकाम हो चुकी है। कोई भी ऐसी स्क्रीनिंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही। अलमिया ये है कि हमें तीसरे दिन पता चलता है कि जिस पेशेंट का हमने ऑपरेट किया या जिस पेशेंट को हमने चेक किया, जिसका हमने अल्ट्रासाउंड किया, आउटडोर के अंदर जिस पेशेंट को डॉक्टर्स ने देखा वो पॉजिटिव आ रहे हैं। उसके बाद होता ये है कि डॉक्टर जो है वो अपनी फैमिलीज को रिस्क पे डाल रहे हैं। तो आपका जो ये वाला सवाल है इसको मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। कोई भी पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स डॉक्टर्स को प्रॉपर तरीके से हर डॉक्टर को जो भी आ रहा है प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। और इस हवाले से मैं आपको एक और बात जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है वो वाजे कर देना चाहता हूँ कि जो पीपीईज इस वक्त हॉस्पिटल में दी जा रही हैं वो WHO के स्टैंडर्ड्स को मेट नहीं कर रही हैं। इस वक्त जो WHO का स्टैंडर्ड है जो पीपीई होनी चाहिए वो मिनिमम उसका जो है वो 80 GSM होनी चाहिए, लेकिन हमें जो दी जा रही है वो 40 GSM है, जिसकी वजह से जो लोग पहन रहे हैं उन्हें भी कोई इसका एज सच बेनिफिट नहीं हो रहा और इसको पहनने के बावजूद लोग कोरोना की वजह से इन्फेक्ट हो रहे हैं। होना ये चाहिए कि जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, आपका सिक्योरिटी गार्ड हो, उन सबको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देने चाहिए। इस वक्त किसी बंदे को N95 मास्क जो कि एमरजेंसी के अंदर है, OPDs के अंदर है, नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। और हमारी एक इस जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि जब डॉक्टर वापस जाता है वो अपनी फैमिली के अंदर जाता है। वी आर पुटिंग द लाइफ ऑफ आवर फैमिलीज ऑन रिस्क, जो कि एक बड़ी डेंजरस चीज़ है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपने सबसे पहले लेवल पे देखा कि किस तरीके से इखलाकी तौर पर डॉक्टर्स पर हरगिज़ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बगैर हिफाजती लिबास के मरीजों का इलाज करें। दूसरे सतह पर आपने देखा कि किस तरीके से सप्लाई और डिमांड के प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की फराहमी यकीनी बना सकती है। और तीसरे लेवल पर आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान के अस्पतालों में क्या सूरत हाल मौजूद है। इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए फैसला आपने करना है कि क्या डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बगैर मरीज देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।